इंडिया दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज है। पॉपुलेशन भी सेकंड लार्जेस्ट है पूरी दुनिया में। जितने ज़्यादा लोग उतने ही ज़्यादा ह्यूमन राइट्स इन्वॉल्व होते हैं। ह्यूमन राइट्स का बेसिकली मतलब होता है कि जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ, लिबर्टी, राइट टू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू टू डेवलप योर सेल्फ। अपने आप के विकास के लिए आप जो करना चाहते हैं, अपने इंटेलेक्ट लेवल के विकास के लिए आप जो करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। इन सब फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है ह्यूमन राइट्स। इंडिया में ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बॉडी है जिसका नाम है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो कि केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट के एक बिल से बनाई थी। क्या है ये बॉडी, इसमें कौन कौन है, ये न्यूज़ में क्यों है, रिसेंटली कई मसले उठ के आए हैं एनएचआरसी को लेके कि ये क्यों कमज़ोर हो रही है, प्री मेंस इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो में बात करने वाले हैं। प्रेजेंटेड बाय मी मुदत गुप्ता। अनअकैडमी सब्सक्राइब करने के लिए यू हैव टू यूज़ द रेफरल कोड मुदत गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट, और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। साथ के साथ अनअकैडमी में हमने 80 टेस्ट की एक टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है, जहाँ पे 50 जो है प्रीलिम्स के टेस्ट हैं और 30 मेंस के टेस्ट होने वाले हैं। इसी के साथ अगर आप 1 साल या 2 साल पे कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 35% का डिस्काउंट मिलेगा, 25% कॉम्बो सब्सक्रिप्शन का, 10% रेफरल कोड यूज़ करके। ऑल्सो अनअकैडमी की 20 बुक्स जो कि अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स ने क्रिएट करी हैं, ये आपको फ्री मिलेंगे एब्सोल्युटली अगर आप 1 साल से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हो। संडे को रोज सुबह हर संडे 11 बजे कॉम्बैट तो होता ही है, गेमीफाइड वर्जन है हमारा, वो तो आपको पता ही है। 30 जून से बैचेस शुरू हो रहे हैं 2021, 22 और 23 के लिए, मतलब कि इंग्लिश, हिंदी और बाइलिंगुअल भाषा में बैचेस शुरू हो रहे हैं। साथ ही साथ एनसीईआरटी के भी इधर बैचेस हैं। सो यू हैव टू एनरोल फॉर दीज बैचेस यूजिंग द रेफरल कोड मुदत गुप्ता। प्री मेंस इंटरव्यू पूरा कवर होगा, रेफरल कोड आपको बताइए। लेट्स क्रैक इट। अगर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पहले प्रीलिम्स बेस्ड फैक्ट्स देखें तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब है कानून द्वारा बनाई गई बॉडी है, जिसका कानून पार्लियामेंट ने पास करा था, और उस कानून का नाम है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। इस कानून को पास किया गया था पेरिस प्रिंसिपल्स ऑफ 1991 के बाद। बेसिकली दुनिया के देशों ने ह्यूमन राइट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है 1948 का, उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए दुनिया के सारे देशों ने पेरिस प्रिंसिपल्स पे अग्री करा कि अगर हमारे को दुनिया की जनता के अधिकारों को और बढ़ाना है, राइट्स को इंक्रीज करना है, तो हमारे को पेरिस प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करने चाहिए सो दैट द राइट्स सिचुएशन बिकम्स बेटर इन द वर्ल्ड। तो पेरिस प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करेगा दुनिया के सारे देशों द्वारा, और पेरिस प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए इंडिया में ह्यूमन राइट्स की कंडीशन को सुधारने के लिए भारत की सरकार ने पार्लियामेंट में कानून पास करा, जिसको बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। इस कानून के अंदर केंद्र के लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बनेगा, और हर स्टेट गवर्नमेंट एक स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाएगी। मतलब कि केंद्र के लेवल पे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और हर स्टेट में स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन होगा। अगर हम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करते हैं तो उसमें 6 मेंबर्स होंगे इंक्लूडिंग चेयरपर्सन, और साथ में 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे, बेसिकली चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, एंड ऑल्सो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। इनके जो चेयरपर्सन होंगे वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे, एंड 6 मेंबर्स इसमें होंगे। तो टोटल इसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 13 लोगों पे बैठता है। 13 पीपल आर अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कमीशन एज ऑफ टुडे। ये जो चेयरपर्सन और मेंबर्स हैं, अगर मैं इन 6 मेंबर्स की बात करता हूं इंक्लूडिंग चेयरपर्सन, दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो चेयरपर्सन और मेंबर्स हैं, दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कैसे अपॉइंट होते हैं? ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ अ हाई पावर्ड कमेटी। ये हाई पावर्ड कमेटी क्या है, इसकी पूरी डिटेल में बात अभी आगे करने वाला हूँ 2 स्लाइड्स के बाद। अभी इतना ध्यान रखो कि प्रधानमंत्री द्वारा हेडेड एक बॉडी है, वो बॉडी प्रेसिडेंट को रिकमेंड करती है कि हम चाहते हैं कि इन व्यक्ति को चेयरपर्सन या फिर मेंबर बनाया जाए, और प्रेसिडेंट जो है उस कमेटी के रिकमेंडेशंस पे एनएचआरसी के मेंबर्स या चेयरपर्सन को अपॉइंट कर देते हैं। इस तरीके से पूरा मेथड फॉलो किया जाता है। लाइकवाइज स्टेट लेवल पे जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन और मेंबर्स हैं, उनको स्टेट के गवर्नर अपॉइंट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ अ हाई पावर्ड कमेटी। स्टेट लेवल की जो हाई पावर्ड कमेटी होती है वो रिकमेंड करती है गवर्नर को, और उनके रिकमेंडेशंस पे स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो मेंबर्स हैं और चेयरपर्सन हैं उनको अपॉइंट किया जाता है। ये हैं प्रीलिम्स बेस्ड फैक्ट्स। अब समझना है कि ये जो पूरा मसला है ये न्यूज़ में क्यों है। मैंने आपको क्या बताया कि एक हाई पावर्ड कमेटी है हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, जो प्रेसिडेंट को बोलती है कि हम
इन व्यक्ति को एनएचआरसी का चेयरपर्सन बनाना चाहते हैं। मैंने आपको बताया कि जो एनएचआरसी है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसका काम है लोगों की राइट टू लाइफ और लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना। बेसिकली अगर स्टेट, यहाँ पे ये जो वर्ड स्टेट है, दिस इज सेम एज आर्टिकल 12। भारत के संविधान के आर्टिकल 12 में जो टर्म स्टेट मेंशन्ड है, उसी के कॉन्टेक्स्ट में हम इस स्टेट को एनालाइज करेंगे। पुलिस, डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एटसेट्रा। अगर स्टेट का कोई भी ऑर्गन किसी भी नागरिक का ह्यूमन राइट वायलेशन करता है, उससे उस नागरिक को बचाने के लिए, उस उत्पीड़न से, उस वायलेशन से, उस ऑपरेशन से व्यक्ति को बचाने के लिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो फॉर्मेशन है वो किया गया। मतलब कि ये एक बॉडी इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये बॉडी एक ऑटोनॉमस बॉडी है, ये बॉडी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका काम है पूरे हिंदुस्तान में अधिकारों की व्यवस्था को सुधारना, टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ राइट्स इन द कंट्री। एंड अगर कोई भी स्टेट या इंडिविजुअल भी अगर इन्वॉल्व है ह्यूमन राइट्स वायलेशन में, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन वगैरह एनएचआरसी कर सकता है। रिसेंटली प्रधानमंत्री द्वारा हेडेड पैनल जो है, हाई पावर्ड कमेटी जो मैंने बताया, वो पैनल ने जस्टिस अरुण मिश्रा का नाम रिकमेंड करा कि हम चाहते हैं कि जस्टिस अरुण मिश्रा जो है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, अरुण मिश्रा जो है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उनको नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरपर्सन बना दिया जाए। तो प्रेसिडेंट ने हाई पावर्ड कमेटी के रिकमेंडेशंस पे जस्टिस अरुण मिश्रा को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरपर्सन बना दिया। तो सवाल उठता है, सर ये तो बिल्कुल जैसा कानून में दिया हुआ है वही प्रोसेस है, तो ये हम इस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्या ये टाइम पास करने का कोई जरिया है? नहीं। जस्टिस अरुण मिश्रा का अगर हम थोड़ा सा पीछे रह के एक ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बेसिकली जो जस्टिस अरुण मिश्रा हैं, उन्होंने कई बार अपने सुप्रीम कोर्ट जज का जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसका उल्लंघन करा है। कई सारे ऐसे इवेंट्स हैं जहां पे उन्होंने ओपनली प्रधानमंत्री को प्रेस करा। यूजुअली डेमोक्रेसी में सेपरेशन ऑफ पावर बनाया जाता है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में। आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 50 में भी यही बात बोली गई है कि सेपरेशन ऑफ पावर बहुत ज़रूरी है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में। उसी प्रिंसिपल का पालन करते हुए जजेस का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि जहां पे उन्हें आउटराइटली एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स को प्रेज नहीं करना होता, लेकिन जस्टिस अरुण मिश्रा ने ऑफिशियल कैपेसिटी में कई बार उन्हें प्रेस करा। एक डिटेल्ड एनालिसिस हमारे को दिखाता है कि जिन जिन मेजर केसेस में भारत सरकार इन्वॉल्व थी, वो सारे केसेस के जो बेंच थे सुप्रीम कोर्ट के, उसके चेयरपर्सन जस्टिस अरुण मिश्रा थे। और वो उन सब में जो वर्डिक्ट था वो सरकार के फेवर में गया। कहने का मतलब है कि अगर हम इस तरीके से रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस को, जो कि न्यूट्रल तरीके से आगे नहीं आ रहे हैं, जो कि अनबायस तरीके से आगे नहीं आ रहे हैं, अगर उनको ऐसी ऑटोनॉमस बॉडी का चेयरपर्सन बनाया जाता है, तो सोचने की बात है, क्या ह्यूमन राइट्स की कंडीशन सुधर पाएगी? क्या नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसका काम है स्टेट के खिलाफ आवाज उठाना, जिसका काम है स्टेट के ऑपरेशन को रोकना, जिसका काम है स्टेट ऑपरेशन को रिड्यूस करना, अगर उस बॉडी को एक ऐसे व्यक्ति हेड कर रहे हैं जिनके ट्रैक रिकॉर्ड के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है, तो क्या वो एनएचआरसी जैसी बॉडी सही तरीके से न्याय कर पाएगी? क्या वो लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट कर पाएगी? क्या वो बॉडी सरकार के गलत कदमों के खिलाफ आवाज उठा पाएगी? क्या सिटीजन्स का ट्रस्ट इस बॉडी में बन पाएगा? कहने का मतलब है हमारे यहाँ प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का होना बहुत ज़रूरी है। लाइकवाइज एनएचआरसी जो है उसका भी डेमोक्रेटाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं हुई और वहाँ पे किसी ऐसे व्यक्ति को चेयरपर्सन बना दिया गया जिनके ट्रैक रिकॉर्ड के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है, तो क्या ह्यूमन राइट्स की कंडीशन पेरिस प्रिंसिपल्स और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के स्पिरिट में इंप्रूव हो पाएगी? ये सवाल उठते हैं इधर। यहाँ पे दो चीज़ें और उठती हैं। एक,
कि अगर केंद्र की सरकार इस तरीके से एक बायस्ड अपॉइंटमेंट कर रहा है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में, तो क्या उस बॉडी को स्टेट गवर्नमेंट्स के खिलाफ यूज नहीं किया जा सकता? फॉर एग्जाम्पल, कुछ दिन पहले अखबार में एक रिपोर्ट थी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वेस्ट बंगाल में नंदीग्राम पोल के बाद, वेस्ट बंगाल असेंबली चुनाव के बाद जो वायलेंस हुई थी उसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू करने वाला नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। क्या ऐसे में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो रिपोर्ट आती है उस पर पूर्ण रूप से विश्वास किया जा सकता है? क्या हमारे देश का जो फेडरल सिस्टम है वो बरकरार रहेगा, या फिर एनएचआरसी के माध्यम से हम थोड़ा सा यूनिटरी स्ट्रक्चर की तरफ मूव करेंगे? काफी इंपॉर्टेंट सवाल उठता है। दूसरी बात, अगर एनएचआरसी में इस तरीके से एक बायस्ड ट्रैक रिकॉर्ड के साथ जो जजेस हैं उनको अपॉइंट किया जाएगा, तो क्या सारे जजेस ऐसे पोस्ट रिटायरमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढेंगे कि अगर हम सरकार के फेवर में काम करते हैं तो कल को हमारे को किसी ना किसी बॉडी की चेयरमैनशिप मिल जाएगी? अगर ऐसा चलता रहा तो फिर किस बात के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और किस बात के ह्यूमन राइट्स? बेसिकली ये जो हाई पावर्ड कमेटी है प्रधानमंत्री द्वारा हेडेड, इसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा, दे आर प्रेजेंट। आज की तारीख में प्रधानमंत्री जो हैं वो एनडीए के हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। होम मिनिस्टर एनडीए के हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा एनडीए के हैं और डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जेडीयू पार्टी से आते हैं जो कि एनडीए का पार्ट है। मतलब कि ये जो हाई पावर्ड कमेटी है, जो सिलेक्शन पैनल है, इसमें रूलिंग पार्टी, रूलिंग सरकार की क्लियर कट मेजॉरिटी है। मतलब कि अगर ऑपोजिशन कुछ बोल भी रहा है उस केस में रूलिंग पार्टी के डिसीजन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे को ये हाई पावर्ड कमेटी मीटिंग के बाद जो न्यूज़ बाहर आती है वो दिखाया जाता है कि जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे लोकसभा राज्यसभा में, उन्होंने डिमांड करी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन एक शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से व्यक्ति होने चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑपरेशन उनके ऊपर हुआ है, तो इस बार उन्हें मौका दिया जाना चाहिए टू हैंडल द राइट्स सिचुएशन इन इंडिया। उनके सजेशन को नज़रअंदाज कर दिया गया और केंद्र सरकार ने अपनी मेजॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए हाई पावर्ड कमेटी में अपनी मर्जी के कैंडिडेट का चुनाव करा। अगेन यहां पे हमारे को ये पूछना है कि ये जो डिसेंटिंग वॉइसेस हैं हाई पावर्ड कमेटी में, क्या इनकी कोई वैल्यू है? क्या डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स जो है उसकी कोई वैल्यू है? ये कई सारे सवाल उठते हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन और ह्यूमन राइट्स सिचुएशन पे इंडिया में। जो हमारा ओरिजिनल कानून था 1993 का, वो दो बातें कहता था कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो चेयरपर्सन है वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं और उनका टेन्योर होगा 5 साल। बेसिकली ये ओरिजिनल कानून में कंडीशन इसलिए डाली गई थी जिससे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि पूरे तरीके से इम्पार्शल माने जाते हैं, वो ह्यूमन राइट्स कंडीशन को देखेंगे और उनको 5 साल का टेन्योर इसलिए दिया जाएगा कि वो आराम से सेटल हों, समझें और फिर कोई कंक्रीट एक्शन लें। लेकिन 2019 में प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट को अमेंड कर दिया गया और वहाँ पे ये कंडीशन डाली गई कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा कोई भी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरपर्सन बन सकता है और उनका टेन्योर रहेगा 3 साल। मतलब कि तो दो बहुत इंपॉर्टेंट ओरिजिनल कंडीशंस थी, उन दोनों को ही डाइल्यूट कर दिया गया। सो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑटोनॉमस बॉडीज़ हैं, इनकी आज की तारीख में क्या क्रेडिबिलिटी है? ईयर आफ्टर ईयर एनएचआरसी को जो हमने वीकन करने की एक प्रथा शुरू करी है, उसको कमज़ोर करने की जो प्रथा शुरू करी है, क्या ये अपॉइंटमेंट इसको और वीक करता है? एनएचआरसी जिसके पास कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर नहीं है, मतलब कि अगर एनएचआरसी कोई डिसीजन देता है उसको चाहे मानो चाहे ना मानो, आप कोर्ट में जाके उसको इन्फोर्स नहीं कर सकते। इसे कहते हैं कि एनएचआरसी के पास कोई कंटेम्प्ट की पावर नहीं है। कहने का मतलब है एनएचआरसी के पास कंटेम्प्ट की पावर नहीं है, इंटरनल स्ट्रक्चर वीक हो रहा है, इंटरनल डेमोक्रेसी डाइल्यूट हो रही है, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ स्पेंडिंग टैक्स पेयर्स मनी ऑन सच बॉडीज? टैक्स पेयर के पैसे को इन बॉडीज के खर्चे पे क्यों यूटिलाइज किया जाए? कहने का मतलब है कि जो एनएचआरसी है उसको ज़्यादा टीथ चाहिए, इट नीड्स मोर पावर एंड रिफॉर्म्स। एंड मीनवाइल पुलिस और सबॉर्डिनेट जुडिशरी में रिफॉर्म्स लाके हम ग्राउंड लेवल सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकते हैं।
ये है पूरा एनालिसिस नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन पे। अनअकैडमी सब्सक्राइब करने के लिए यूज द रेफरल कोड मुतुद गुप्ता। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। 30 जून से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं इंग्लिश, हिंदी और बाइलिंगुअल में, जो आपको ज्वाइन करने हैं। 1 साल 2 साल के बैचेस और 2-3 महीने के रिवीजन बैचेस। पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा प्री मेंस इंटरव्यू के साथ। संडे को सुबह 11 बजे कॉम्बैट तो होता ही है। लेट्स क्रैक इट।